हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, ये हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जीवन के विभिन्न आयाम, इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम वेद के बारे में जानेंगे। 4 वेद थे, आर्यन्स के बारे में जानेंगे, ऋग्वेद के मंडल्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो के लास्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। और आज इस पीडीएफ में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की है। हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन उन शॉर्ट नोट्स को की पॉइंट पे मैंने खुद ने ही चैप्टर के साथ ही ऐड किया, जिससे कि आपको ये मेहनत भी ना करनी पड़े। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये ग्रैंड पब्लिकेशन जो बिहार शिक्षक बहाली है उसके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आ चुकी है। ये लैंग्वेज के लिए है और ये सामान्य अध्ययन के लिए है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। इस बार आप लोग सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी कीजिए, उतने ही ज़्यादा आप सेट लगाइए। इसको आप आसपास अपने ऑनलाइन बुक स्टोर से भी बाय कर सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और जो कैंडिडेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, तो स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाती है, वो मॉक टेस्ट की, वो भी काफ़ी किफायती फी में। क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है उसके बारे में हमें पता होता है। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास में सिर्फ आपको क्या मिलता है, 70,000 प्लस मॉक टेस्ट जो 700 प्लस एग्जाम को कवर करेंगे। और पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, जिनको अनलिमिटेड टाइम आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहा जाता है। इसमें ये होता है कि उनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के पास प्रो से। पास प्रो को लेने के लिए, अब डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, JJPO2I। तो शुरू करते हैं वीडियो। जीवन के विभिन्न आयाम, यानी कि जीवन के विभिन्न आयाम। याद कीजिए एक ऐसी कहानी, मतलब दादा नानी, दादा दादी ने आपको सुनाई होगी। क्या यह संभव है? बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, तो इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। इसमें हम वैदिक एज के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर विशेष समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। स्रोतों से वेदों के विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें क्या, ये लोग किसके बारे में बात करें? ये लोग आर्यंस के बारे में बात करें। आर्य कौन थे? तो आर्य क्या थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और ये जो बात बताई थी कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बताने वाले थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखेंगे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और इस बात को बताने वाले थे मैक्स मूलर। और यही बात बाल गंगाधर तिलक भी बोलते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। वैदिक साहित्य, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो की पॉइंट मैं आपको बताती हूँ इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको आसानी रहेगी। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है, पूर्व वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य को तो ऋग्वैदिक साहित्य बोला जाता है, उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंदर तो ऋग्वेद आता है, यानी कि जो पूर्व वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद आएगा सिर्फ। और जो उत्तर वैदिक साहित्य है उसमें तीनों वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और जो सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है। नॉर्मली इसको अर्थवेद बोला जाता, अर्थवेद बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अथर्ववेद करके होता है। इतना आप याद की
ध्यान रखिएगा यहाँ से। और वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूर्व वैदिक साहित्य के अंदर ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वेद के अंदर शीर्ष जो 3 है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। तो अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ना चाहते तो सिर्फ आप की पॉइंट को पढ़ के याद रख सकते हैं। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का टाइम पीरियड आता है आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वेद है उनका आता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में क्या रहते हैं? वेद होते हैं 4, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फिर आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हैं 9, अरण्यक 6 और प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद होते हैं 108। अब वेदों का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कई बार ये पूछ लिया जाता है वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। और आर्य जो थे ना, आर्य मध्य एशिया से आए थे, ये बताया था मैक्स मुलर ने। लेकिन आर्य का जो शब्द को जो इंगित करता है वो होता है श्रेष्ठ, यानी कि आर्य अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझते थे। वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे। देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र, प्रार्थना, सूक्त ने लोगों को कंठस्थ रखकर उन्हें अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। कई सदियों के बाद लिखा गया कि वेद को श्रुति, सुना हुआ भी कहते हैं, यानी कि सुनने के लिए हम क्या ज्ञान प्राप्त, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान हम कब प्राप्त करते हैं? जब हम किसी भी चीज को सुनेंगे। वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उसी में थोड़ी सी भिन्न थी। उन वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास दस्युओं के बारे में कहा गया, ये आर्य देवताओं में श्रद्धा रखने वाले, यज्ञ न करने वाले, उन्हें आर्यों का बड़ो शत्रु बताए। इतिहासकारों का मानना था कि शायद दूसरी भाषा भी बोलते थे। आर्य कौन थे? आर्य का शब्द का अर्थ विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिम भारत में अपना निवास बनाया, भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। तो वैदिक संस्कृति को बनाने वाले कौन थे? आर्य थे। यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों का जो संकलन किया था वो करने वाले थे वेद व्यास। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और जो सबसे पुरानी पढ़ी गई बुक थी वो थी ऋग्वेद, सबसे पुरानी बुक। ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ये 10 मंडल, और 1028 सूक्त। आगे देखेंगे हम इनके बारे में भी। अब जो 2 से 7 नंबर तक के मंडल थे ना, उनको प्राचीन या वंश मंडल बोला जाता था। तीसरा मंडल था वो विश्वामित्र से रिलेटेड था, विश्वामित्र। और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया था जो सावित्री को समर्पित है। उसके बाद आता है 7वां मंडल। 7वां मंडल वरुण को समर्पित था। 7वें मंडल में ही दशराज युद्ध के बारे में बताया गया था। दशराज युद्ध जो कि पोरुष्णी रिवर के पास होता है, पोरुष्णी नदी। और 9वां मंडल बात करता है सोमरस के बारे में। इतने पॉइंट आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी लेगा तो हो सकता है कि डेप्थ में पूछे। क्योंकि इनडायरेक्टली जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने हिंट भी दिया था कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है।
भारोपीय भाषा वर्ग, भारोपीय यानी कि तो भारत और प्लस यूरोप। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत और यूरोप भाषा का वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया जो कि असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी यूरोप में की बहुत सी भाषाएं जो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण स्वरूप मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी, मैटर जर्मनी। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ वहां ऐसे लोगों की बस्तियां जो पशुपालक और कृषक थे, खान प्रकार मिट्टी के चिन्हित धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों के आधार पर आर्यों ने विशेष विषय में जान सकते हैं। यानी कि जो वहाँ आर्यों के टाइम पे बर्तन बनते थे वो धूसर उसके बनते थे, मिट्टी के होते थे और धूसर रंग के होते थे। आर्यों का बसाव वैदिक आर्य कई समूह में भारत में आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं। उत्तर वैदिक युग में सप्तसैंधव प्रदेश के पूरब की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए थे। दोआब होता है जहाँ पर दो नदियां आपस में मिलती हैं। उत्तर वैदिक युग महत्वपूर्ण सोर्स से पता चलता है कि आर्य का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। तो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का यूज किया गया, जिसे जो कि पंजाब में आज के टाइम में वर्तमान स्थिति के अनुसार पाकिस्तान का पंजाब प्रांत के नाम से पुकारते हैं, जहाँ से आपका सिर्फ इतना निकल के आता है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों के टाइम पे जो बर्तन का यूज करते थे वो मिट्टी के और धूसर रंग के होते थे। ये स्टेटमेंट में बन के पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखना। ऋग्वेद में ना 10वां मंडल के बारे में मैं नहीं बता पाई थी आपको। 10वें मंडल में ये ध्यान रखना कि ये पुरुष सूक्त के बारे में बात करता है। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया था। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, फिर आ जाता है आपका क्षत्रिय, फिर आ जाता है वैश्य, फिर आ जाता है शूद्र। अब ब्राह्मण तो हवन कुंड करने वाले थे, क्षत्रिय और वैश्य को भी यज्ञ करने की अनुमति थी, लेकिन जो शूद्र थे ना उनको यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि इसमें ये भी बोला गया था महिलाओं को भी यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। सप्तसैंधव सिंधु व उनकी 5 सहायक नदियां सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दशवती नदियों का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 वर्ष पूर्व का था। क्या आप किसी परिवार को जानते हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था पशुपालन से जुड़ी हो? उनसे पूछिए उनकी धार्मिक मान्यताएं भी पशुपालन से जुड़ी हैं क्या। यहाँ पर नदियों के बारे में जितनी नदियां हैं उसमें प्राचीन नदियों के नाम भी पूछ लिया जाता है, यानी कि पहले उनका नाम क्या था, अब क्या है। तो अगर हम सतलज के बारे में बात करते हैं, सतलज तो सतलज को शतुद्री बोला जाता था, शतुद्री। उसके बाद आती है आपकी व्यास। व्यास रिवर को पहले विपाशा बोला जाता था। ये कभी पूछ लिया जाता है तो इन सबको ध्यान रखिएगा। झेलम, झेलम रिवर, झेलम को पहले वितस्ता बोला जाता था, वितस्ता। फिर आ जाती है आपकी चिनाब। चिनाब को बोलते थे अस्कनी। फिर आ जाती है रावी। पेज ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। रावी रिवर, रावी को रावी ही बोला जाता था। रावी के बाद आ जाती है सरस्वती। सरस्वती को बोलते थे घग्गर। इतने पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिनके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन में एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले में पहले से रहने वाले लोगों के साथ युद्ध हुआ करता था।
गोधन रक्षा करने के लिए सरदार राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वेद राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप में शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीय को इंगित करने वाले शब्द जनपद, राष्ट्र, राज्य उल्लेख कम ही मिलता था। उस टाइम पे इन सब के बारे में नहीं था, सभा और समिति ज्यादा मानते थे लोग। ऋग्वेद काल का राजन कबीले के मुखिया के रूप में कुछ नहीं था। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग रहते थे। ऋग्वेद काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज्यादा महत्व था। विदत जिसका अर्थ था सभा या समिति। लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व भी घटता गया। इसके स्थान पर सभा समिति ने ले लिया। सभा विशिष्ट स्थान जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग होते थे। समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था, यानी कि अगर सभा और समिति हो रही है तो वहां पे राजा का रहना कंपल्सरी था। इनकी बैठक में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा करते थे। इन संस्थाओं में वैदिक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले जान के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक का कार्य भी करते थे। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्या करते थे, गाय रखते थे, और वो जो भोजन खाते थे ना वो भी गाय के दूध से बने उनका भोजन करते थे। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर दूसरी जगह चले जाते थे। इस कारण कबीले का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता था। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। क्षेत्र का स्वामी नहीं है वो, सिर्फ जो कबीले में उसके परिवार में लोग हैं ना उस पे शासन रहता था। तो जैसे कि हम हमारी फैमिली में अगर हमारे पापा अगर सब कुछ कर रहे हैं, वो बड़े घर में, तो उनका शासन रहता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। तो सेम उस टाइम पे भी ऐसा ही था। स्थायी रूप से बसने के कारण खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा है कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3-4 महीने रहना पड़ता था। फसल पककर तैयार, मतलब कि खेती अगर करेंगे तो 4 से 5 महीने में फसल पक के तैयार होगी तो उनको रहना पड़ेगा। लेकिन जो आर्यंस थे ना वो घुमंतु जाति के थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहते थे। अब इसमें आपका जितने भी की पॉइंट निकले वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया। विदित का मतलब कि संस्था के रूप में था। बाद में सभा समिति आ गई। ऋग्वेद में आर्यों का जो काम था पशुपालन था, और राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं होता था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। मगर हमें कुछ सोर्स से पता चला है कि जौ की खेती करते थे। जौ की फसल आम और तौर पर कम समय में तैयार की जाती थी, इस कारण इस फसल को उगना आसान होता था। कुछ अन्य सोर्सों से पता चलता है कि स्थानीय निवासी दास वस्तुओं गेहूं फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले हुए दूध घी वस्तुएं भी उन्हें देते थे, यानी कि गाय से बनने वाली मिल्क प्रोडक्ट वो ज्यादा खाते थे। गाय के अतिरिक्त भेड़ बकरियां घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज जौ का उल्लेख करता था। कि अनाज को वो लोग क्या बोलते थे, जौ बोलते थे। हम लोग जौ बोलते हैं। जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती है। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो ऋग्वेद में शिल्प कला कम ही वर्णन मिलता था। वर्णित साहित्यकारों की चमकदार बढ़ई धातु का काम करने वाले धातुकर्म कुम्हार शामिल थे। बढ़ई धातुकर्मी यानी कि कुम्हार वो थे जो धातु का काम करते थे, इनके मेटल्स वगैरह का काम करने वाले कुम्हार कहते थे। आज के टाइम में कुम्हार वो होते हैं जो घड़े वगैरह बनाते हैं। कुम्हार का काफी महत्व था। इस धातुकर्मी रथकर की रथों का निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका। घोड़ों से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। घरेलू शिल्प था। महिलाओं के द्वारा, मतलब कि जो महिलाएं थी वो शिल्प का निर्माण करती थी। लोगों का जीवन प्रकृति पर हद तक निर्भर था, यानी कि पूरे वो नेचर पर डिपेंड रहते थे। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े कई देवी देवताएं सम्मान में मंत्रों की रचना की, जिनमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख है। इंद्र जिनको युद्ध का देवता कहते हैं, अग्नि आग का देवता कहते हैं, सोम एक पौधा है जिसमें एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। इनकी नशीले और मादक पदार्थों को सोम बोला जाता है। और सोम रस ऋग्वेद के 9वें मंडल में बात करता है, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस की बात की जाती है। देवताओं की पूजा धन, संतान, युद्ध, विजय की कामनाओं के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवर की भी आहुति दी जाती थी। मतलब कि जैसे बलि वगैरह देते हैं, आज भी दी जाती है, वो पहले भी थी। तो यहाँ से आपके की पॉइंट निकल के आते हैं
देवी देवताओं के में जो सम्मान करते हैं उनके मंत्रों की रचना। इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र को युद्ध का देवता, अग्नि को आग का देवता, सोम एक पौधा है जिसे पेय पदार्थ बनाया जाता है। आर्य भारत में आए 3 सामाजिक वर्ग, योद्धा, पुरोहित, साधारण जन। ऋग्वेद में मंत्रों की ऐसी जानकारी मिलती थी, समाज में वेद की स्थिति नहीं बन पाई। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा लेते हैं। 10वां मंडल ऋग्वेद का, उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बात करते हैं जिसमें 4 वर्ण आते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण, राज्य, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की कल्पना की गई, परंतु काल में वर्ण व्यवस्था शामिल नहीं हो सकी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 1000 ईस्वी पूर्व का था उत्तर वैदिक काल। अब इस काल में संपूर्ण भारत के जीवन में सभी पहलुओं में परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में पशुपालन के स्थान पर खेती, कृषि, यानी कि पहले आर्यंस क्या करते थे, सिर्फ पशुपालन करते थे, बाद में फिर खेती होने लगी, वो उनको खेती को पेशा बना लिया गया। एक स्थान पर बसे रहने कबीलों का निश्चित क्षेत्र हो गया। इस काल में उत्तर भारत के लौह युग का आरंभ हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो सबसे पहले कॉपर की खोज होती है जिसको चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण युग बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की भी खोज हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे कृषि अधिक आर्थिक कार्यों में होने लगे। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरिंज, खेड़ा आदि स्थानों पर लोहे की युद्ध अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले। लोग कच्चे मकानों में रहने लगे। छत जिनको फूस और सरकंडों को बनाया जाता था, लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पत्थरों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिलते थे जिसे चित्र धूसर पात्र के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो बर्तन मिले थे उसे किस नाम से जाना जाता था, किस पात्र के रूप में जाना जाता था, तो धूसर के पात्र में। जैसा कि इन नामों में स्पष्ट है, चित्रकारी की गई। आमतौर पर सरल रेखाओं में उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे। ऋग्वैदिक काल छोटे छोटे कबीले, यानी कि जो कबीलों में रहने वाले थे, जन कहलाते थे, एक दूसरे से विलीन होकर बड़े बड़े जनपद, यानी कि छोटे छोटे जो बनने के बाद जनपद बनने लगे, फिर साम्राज्य बनने लगे। उदाहरण के लिए कुरु भारत जिन पर मिला कुरु जनपद तथा दुर्वश क्रिविजन मिलकर पांचाल बने। तो कुरु मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं, दुर्वश क्रिवी मिलकर पांचाल बनाते हैं। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें क्या होता था कि अश्वमेध यज्ञ करते थे, एक क्षेत्र का राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था, तो अगर कोई उसे रोक देता था तो वहां पे युद्ध होता था, और अगर कोई उसे जाने देता था होता था कि उन्होंने उनका साम्राज्य आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। विवरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इसको रोकता था तो अश्वमेध यज्ञ करने लगते थे। तो अगर किसी ने रोका तो मतलब वो युद्ध करने के लिए तैयार है, तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी ने जाने दिया तो इसका महत्व होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय और अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञ करने के लिए अब जन को राजा न होकर जनपदों को राजा माना जाने लगा। अब यहाँ से आपका पॉइंट निकल के आता है, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरजी, खेड़ा के स्थानों पर लोहे के युद्ध अस्त्र के अवशेष मिला, यानी कि लोहा भी मिल गया था ऋग्वेद वैदिक एज में। छत पर जो उनकी छत बनती थी वो बनती थी फूसे और सरकंडों की। विशेष प्रकार के बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर के नाम से जाना जाता था। भरत और जन मिलकर कुरु जनपद बनाते थे, दुर्वश की भी मिलकर पांचाल जनपद बनाते थे। बड़े बड़े लोग यज्ञ का आयोजन करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो इन की पॉइंट को आप लोग पढ़ना जिससे कि आप लोग को याद रहे। राजा की शक्ति वृद्धि के साथ ऋग्वैदिक सभा समिति सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि राजा बनने लगे तो सभा समिति होना बंद होने लगी। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार अनिवार्य में बदल दिए गए। उपहार या नजराना कहते किसे थे? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे उन्हें नजराना, अनियमित रूप से संभव इकट्ठा किया जाता था नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों के लिए जाने जाते जो स्वेच्छा से देते थे, यानी कि उपहार और नजराना। उपहार तो एक टैक्स था, नजराना वो था जो अपनी इच्छा से लोग देते थे, जैसे कि दान दक्षिणा हम इसे बोल सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ रचे गए जिनके विषय में हम पीछे पढ़ चुके थे, पुरोहित। इन ग्रंथों ने सामाजिक नियमों के बारे में बताया,
समाज के समूहों में बटा हुआ है। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धाओं की जीवन वैभवशाली था। कृषक, व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित याज्ञिक क्रिया अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग थे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण व्यवस्था कहते थे। वर्ण आती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उनके अनुसार अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। पहला, ब्राह्मणों का, उनका काम था अध्ययन और अध्यापन करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। अब आज के टाइम पे भी है कि जो पंडित वगैरह होते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम उन्हें उपहार देते हैं। तो ऋग्वेद काल में राजा को क्या कहते थे? बलि के रूप में होने वाला नजराना, यानी कि इच्छा से दे रहा है तो नजराना हो गया, और टैक्स दे रहा है तो वो उपहार हो गया। उपहार और नजराना, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठित किए जाते थे, उन्हें नजराना अनियमित संभव इकट्ठा किया जाता था। पुरोहित याज्ञिक क्रिया अनुष्ठान को संपादित करने वाले लोग थे। पुरोहित ने 4 वर्ण में बांटा। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का, उनका काम था अध्ययन करना। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। तीसरा था वैश्य, जो कृषक, पशुपालन और व्यापारी। और चौथा अंतिम था शूद्र, जो अन्य तीनों से वर्णों की सेवा करते थे। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था, क्योंकि औरतों को काम भी सेवा करना ही था। दूसरा था क्षत्रिय, इनका काम था युद्ध करना। तीसरा था वैश्य, पशुपालक, व्यापारी। क्षत्रिय वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो शूद्र थे उनको तीनों वर्णों की सेवा करना था बस। औरतों को भी यही सम्मान दिया गया था, औरतों को भी शूद्र ही बनाया गया था। क्यों कहते थे ये तो नहीं पता, पर महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों का अध्ययन का अधिकार, यानी कि महिलाओं को और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही बनेंगे। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। जंगलों में जलाकर, कुल्हाड़ी से काटकर खेती के योग्य बनाते थे। गहरी जुताई करना, कृषि कार्य के लिए जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि। गेहूं, धान, कपास, तिल, सरसों की खेती होने लगी थी। उत्तर में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती थी। एक बल कर्म और दूसरी थी ज्ञान, यानी कि एक तो कर्म या फिर ज्ञान। यज्ञ संबंधी क्रियाएं इस काल में बहुत विकास हुआ, यानी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजस्व बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए कर्मकांड क्रियाओं को कर्मकांड कहते थे। और यज्ञ का संपादन करने वालों को लिए पुरोहित की आवश्यकता होती थी। पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित है, यानी कि जो यजुर्वेद का अर्थ है, उनका मेन अर्थ है यज्ञ करना। अर्जुन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना। धार्मिक जीवन दूसरे उपनिषद के अंतर्गत सिद्धांत देखने को मिलते थे। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, गढ़ विषयों के रहस्य का प्रतिपादन किया गया था। अब आती है वैदिक शिक्षा। अब हम पहले चारों वेदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का अर्थ होता है यज्ञ करना। इसमें 1028 मंत्र थे, और जो ब्राह्मण थे इसके वो थे कौशिकी और ऐत्रेय। कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण आते। ऋग्वेद में तो हम पढ़ने के बारे में, ज्ञान प्राप्त करने की बात करते थे। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बात करते थे। थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। कर्मकांड ये सब आता था, ये जो पूजा पाठ, ये सब यजुर्वेद में आता था, पूजा पाठ। अब यजुर्वेद में तो ब्राह्मण थे, वो एक तो तैत्तिरीय थे, दूसरे थे शतपथ ब्राह्मण। फिर आता है सामवेद। सामवेद का अर्थ होता था गाना गाना, यानी कि इसको थोड़ा सा नॉर्मली। अथर्ववेद में आता था भूत प्रेत, काला जादू, टोना वगैरह करते थे ना, ये सब आता था। तो यहाँ से आप इतने पॉइंट याद रखना। वैदिक शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा को मौखिक रूप में दिया जाता था। पाठ को कंठस्थ करवाया, यानी कि जो शिक्षा देते थे ना, उनको कंठस्थ याद करते थे, मुंह जबानी। वैदिक मंत्रों का सरल उच्चारण सिखाना,
गणित व्याकरण की शिक्षा देना, विद्यार्थियों के लिए गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना। अब गुरु शिष्य परंपरा की एक झलक है, इसमें 1000 वर्ष पहले की बात है, वो अपने शिष्यों को कहानी सुनाते हैं। भारत में आज भी पाठशालाएं नहीं है, छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे, ऋषि मुनि शिष्य को शिक्षा देते थे। ऐसा आश्रम अमोद धौम्य ऋषि का था। आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुजी के घर का काम भी करते थे। अमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था, इसी की उपज में आश्रम का काम चलता था। तो इसको आप है ना पीडीएफ से पढ़ लेना, ये सिर्फ एक कहानी है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आश्रम के बारे में बता देती हूँ, जो ऋग्वेद के टाइम पे आश्रम में व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था, अब ये आश्रम व्यवस्था के बारे में जो मिलता है ना, वो जबाली उपनिषद से मिलता है। उपनिषद पहली थी ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसको 5 से 25 वर्ष तक यानी का टाइम पीरियड था। फिर आ जाता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें 25 से 50 का टाइम था। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें 51 से 75 यानी कि घूमना, लोगों को ज्ञान देना। फिर आ जाता है वृद्धाश्रम में 75 से 100 टाइम का पीरियड आता था। तो इतना आप लोग यहाँ से याद रखना। अब इमाम गांव के बारे में बात कर रहे हैं। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम वेदों की रचना की थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज संस्कृति विकसित हुई। मानचित्र में इमाम गांव महाराष्ट्र राज्य का घोड़ा नदी के तट पर ताम्रपाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल तक पहले लोग रहते थे, जो वैदिक कार्यों के समकालीन थे, यानी कि वैदिक के समय पर ही रहते थे इमाम गांव में, ताम्रपाषाण की बस्ती में। तो वैदिक के समकालीन अगर पूछा जाता है तो इमाम गांव ताम्रपाषाण बस्ती, इतना ही पूछा जाएगा। इसमें खुदाई के से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार उपकरण प्राप्त हुए। इमाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, जिसकी छत फूसों की बनी होती थी, यानी कि आर्यंस के टाइम पे भी छत सरकंडे और फूसों की बनी रहती थी। यहाँ पर भी सेम ही था। यहाँ के लोग नारंगी रंग की मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। आर्यंस दूसरे रंग की मिट्टी, जो कि लाल के समान ही होती है, और काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां होती थी। इमाम गांव के लोग जो खान पान था, गेहूं, मटर, मसूर, धान की खेती, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता उनके पालतू पशु थी। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। हड्डियों पर कटे निशान, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका, यानी कि आर्यंस के टाइम पे तो ऐसे कुछ साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर जो मृतकों को दफनाते थे वो साक्ष्य मिले थे। आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया जाता था। बस्ती के बीच बसा सबसे बड़ा मकान था। मृतकों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे शायद खाने पीने की वस्तु रखी होती। तो कब्रों में मृतक के साथ औजार, हथियार, गहने की खुदाई भी मिली। ये था आपका चैप्टर। क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, हस्तिनापुर नहीं था। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले? तो लोथल में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी, तो शहरी जीवन, विदेशियों के साथ व्यापार भी करते थे, सुनियोजित थी, ग्रामीण जीवन नहीं जीते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर होती है। महान स्नानागार के जो मिलते हैं वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में तो अन्नगार मिलते हैं। वह सोना, फिरोजा, चांदी, सिरके, इसके आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।